नमस्कार आप सबों का। ये चरण का नमस्कार। 3rd एपिसोड है और आप लोगों ने बहुत गुजारिश की थी कि हम हिंदी में भी इस चैनल को लॉन्च करें, हिंदी में भी हम आपको कंटेंट दें। तो आज हमारी कोशिश ये है कि आज के इस एपिसोड में हम आपको 2 मूर्धन्य लेखकों से मिलवाएं और ऐसे लेखकों से मिलवाएं जिन्होंने ना केवल कलम से अपनी वाणी और अपने कर्म को प्रशस्त किया है, बल्कि उन्होंने कई सामाजिक क्षेत्रों में अपना एक बहुत ही समृद्ध विरासत बनाई है। तो आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर उषा किरण खान जी का। डॉक्टर उषा किरण खान जी किसी परिचय की मुहताज नहीं है। पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान जी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उषा किरण खान जी, भारत भारती सम्मान, कुसुमांजलि पुरस्कार, हिंदी सेवा पुरस्कार, विद्यानिवास मिश्र पुरस्कार, ब्रज किशोर मिश्र पुरस्कार, इन सभी पुरस्कारों से नवाजी गई डॉक्टर उषा किरण खान केवल एक लेखिका नहीं है, वो अपने आप में जीती जागती चलती फिरती कई इंस्टीट्यूशंस हैं और उन्होंने कई युवाओं का और साहित्य का मार्ग प्रशस्त करने में बहुत मूर्धन्य भूमिका निभाई है। ये हिंदी और मैथिली 2 भाषाओं में लिखती हैं। हमारे दूसरे मेहमान आज हैं डॉक्टर संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी को भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सशक्त हस्ताक्षर अपना किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी की सरकार में ये एचआरडी मिनिस्टर थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनके पास था। डॉक्टर संजय पासवान जी मूलतः एक प्राध्यापक रहे हैं और आज हम दोनों को इस शो में आप लोग दोनों के इस शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। आभार तुम्हारा, बहुत आशीर्वाद। आज का के इस शो में मैं एक बहुत ऐसा इशू डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे बिहार बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है भारत की जो कल्चरल धरोहर है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो कहीं ना कहीं सीता जी से जुड़ी हुई है और उस गर्भनाल से जुड़ी हमारी परंपरा और हमारी जो हमारी धरोहर है, उस पे मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर संजय, आपने ग्राउंड लेवल पर सीता नवमी को लेकर के एक बहुत बड़ा मूवमेंट कई वर्षों से आपने शुरू किया है और उसके पीछे आपकी बहुत ही सशक्त सोच रही है। तो मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि आप सीता जी के महात्म्य और ये जो मूवमेंट आप करते हैं, उस मूवमेंट का के क्या तात्पर्य है? देखिए, रामनवमी तो अनादि अनंत काल से होता रहा है और लेकिन इस 12-15 वर्षों में हम सब लोग चूंकि मैथिली की भूमि मिथिला से हैं, सीता का नाम मैथिली भी है, जानकी भी है, तो मुझे अपने भान हुआ और कुल मिलाकर के हमारी मौसी बेटी हैं उषा किरण जी, इन्होंने अपना कई साहित्यों में चर्चा किया कि सीता के साथ अन्याय हुआ, ये सब हुआ, इनको मैंने सुना और इन्हीं से प्रेरणा पाकर के हम लोगों ने शुरुआत किया कि एक तो सीता नवमी कहें, जानकी नवमी कहें, या हम लोग प्यार से किशोरी दाई भी कहते हैं उनको, क्योंकि हमारा संबंध उनसे बेटी बहन बुआ का है, हमारी संबंध माँ का नहीं है। जानकी हमारी माता स्वरूप नहीं, सीता माता स्वरूप नहीं, बल्कि हमारी बहन बेटी स्वरूप है, किशोरी दाई भी कहते हैं। तो इन लोगों की प्रेरणा से ही हम लोगों को लगा कि साहब सीता नवमी भी हो, जो ठीक 1 महीने बाद, रामनवमी के 1 महीने बाद वैशाख नवमी को होता है कृष्ण पक्ष में, जो होने वाला है इस बार 1-2 तारीख को पड़ रहा है। तो और उस दिन हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू करना, आखिर क्या करना चाहिए, तो कहीं अष्टजाम शुरू करवाया हमने, कहीं नवाज शुरू करवाया हमने, कहीं ध्वजारोहण शुरू करवाया हम सब लोगों ने, क्योंकि रामनवमी को ध्वजारोहण भी होता है। तो इस रूप से हम सब लोगों ने कैसे एक सहज ढंग से किया जाए कार्यक्रम को, बल्कि मैंने तो एक महामंत्र का भी किया, जय वैदेही जनक नंदिनी, जय 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 राज किशोरी। इस पे नवाह अष्टजाम सब जो है होता रहा है पिछले 7-8 वर्षों से। और फिर हम लोग आगे चल करके गवर्नमेंट से भी डिमांड किया कि इस दिन छुट्टी की भी घोषणा हो बिहार में, तो अब छुट्टी बतौर घोषणा होने लगा है, यूनिवर्सिटी बिहार गवर्नमेंट से भी बंद होने लगा, लोग बाग इसका महत्ता जानने लगे हैं। हाँ, अभी ये बात है कि अभी मिथिला से बाहर जानकी नवमी के आयोजन का अभी होना था, इस बार पटना में करने वाले हम लोग थे जोर शोर से, लेकिन इस कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है।
तो कुल मिला के यह भाव जगा अपनी उस भूमिजा के प्रति। तो भूमि हमारा है, इनको भूमिजा भी कहा गया क्योंकि भूमि से निकली हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम सब लोग हम ये मानते हैं कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वह सीता स्वरूपा है। सीता कहते भी हैं वो जो हल होता है, उस हल का जो नुकीला हिस्सा होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं फरो। तो वह चीज को उर्वरा शक्ति है। और कुल मिलाकर के हम ये मानते हैं कि आज भी सीता के इकबाल के कारण ही जो मिथिला की उर्वरा शक्ति है या जो मिथिला की हरितमा है वो अद्भुत है। आप देखेंगे, आप यूं कह लें उसको साइंटिफिक वर्ड में, जो बायोडाइवर्सिटी है मिथिलांचल के इलाके की वो अद्भुत है। चाहे शाक सब्जी का हो, चाहे जीव जंतु का हो, तो वह चीज है। इसलिए हर क्षण हर पल सीता की अनुभूति हम लोग को लगती है। तो सीता नवमी हो, सीता की जयंती हो, जानकी नवमी हो, किशोरी नवमी हो, इस टाइप से हम लोगों ने शुरुआत किया है एक अभियान के तौर पे। यह अभियान अभी अभियान ही है, अभी आंदोलन का स्वरूप नहीं लिया है। और आप देख लें कि रामनवमी के नाम पे बहुत सारे दुर्घटने हुआ करते थे, लेकिन सीता नवमी के होने के बाद से ये चीज आप देखेंगे, जब भी कोई स्तृण शक्ति का ये होता है, प्रादुर्भाव होता है, तो जो एक वो मामला जो होता है एक अव्यवस्था का और अराजकता का, वह कम होता है। तो इस दिन के करने से थोड़ा हम लोग को यह भी अनुभव हो रहा है कि अगर यह भी सीता नवमी जम करके मनाया जाए इस मिथिला के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में या भारत देश में, तो निश्चित तौर से जो एक समरसता का भाव है लोगों में, एक समता का भाव है लोगों में, एक जो समत का भाव है, ममता का भाव है, वो सब भाव बनेगा। ये मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने ये किया। और हम तो एक पहलू और आगे करते हैं कि चूंकि वह खेत में अकाल के दिन पाई गई, तो हम ये मानते हैं कि वो तो हमारी थी। वो हम सब लोग की जो लोग भूमि से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, वो हम सब की थी। इस दृष्टिकोण से सीता को ओन करना, सीता को अपनाना और सीता को सीता के रूप में अपनाना, कोई नया नाम दे करके नहीं। सीता को जानकी नाम पिता से जुड़ा हुआ नाम है, राम प्रिया नाम राम से जुड़ा हुआ है, ये सीता ओरिजिनल नाम है। इसलिए मुझे लगता है कि सीता नाम को लोकप्रिय करना, सीता नाम एक अभिशाप स्वरूप हो गया है। हमारे मिथिलांचल में बहुत लोग नाम ही नहीं रखते हैं कि सीता को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, इसलिए नाम लोग अपनी बेटी का, बहन का रखना लोगों ने लगभग छोड़ दिया है। उस सीता नाम को ओन करना, अडॉप्ट करना, अंगीकार करना, स्वीकार करना, कुल मिला के ये हम लोग के ही जिम्मे है। इसलिए हम सब लोग सीता के नाम को सम्मान सहित, सीता के नाम को एक प्रेरणा सहित और सीता के नाम को एक आदर्श महिला स्वरूप हम सब लोग लेके चलेंगे। ये जिम्मेवारी हम मिथिलावासी की बनती है, हम उसके जो भाई बहन हैं उसकी बनती है। इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने शुरुआत किया है और मुझे विश्वास है कि आगे चल करके हम लोग इसको एक अंतर्राष्ट्रीय एक परिघटना कहें, अंतर्राष्ट्रीय अभियान कहें, एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव कहें, ये करने का प्रयास करेंगे। और मुझे बड़ा खुशी हुआ इस बार की, देखा हमने कैलिफोर्निया में कुछ महिलाएं हमारी बिहार की लड़कियों ने एक संगीत तैयार किया इनके सम्मान में, इसको अब सुनेंगे हम लोग इस बार। तो कुल मिला के ये अब चल पड़ा है। मुझे लगता है कि इन चीजों को हम सब लोग आगे लेके बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से इस देश का वसुधा का कल्याण होगा। और इस कोरोना के युग में जो करुणा सागर है, जो करुणा सागर की प्रतीक सीता रही हैं, वह करुणा ही करुणा से लड़ेगा, ये मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर उषा, आपने सीता जी को न केवल अपनी रचनाओं में उकेरा है उनका चरित्र, बल्कि अभी मैं कुछ दिनों पहले आपने फेसबुक पर जो बिहार कवरेज पे एक व्याख्यान था आपका महिलाओं की स्थिति पर, जब मैं वो सुन रही थी और अभी जब मैंने डॉक्टर संजय पासवान जी को सुना, तो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी बात इन्होंने कही कि सीता के सतीत्व के साथ सीता के सीतात्व को अपनाना ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये बात, और आपने जो वो लंबा आख्यान दिया उसमें मुझे एक तारतम्यता दिखती है। क्या आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल देंगी कि आपकी रचनाओं में और आपका जो भाव है महिलाओं को लेकर के, उससे इस पूरी कड़ी को कैसे जोड़ा जा सकता है? धन्यवाद शुभ्रास्था। और संजय जी ने बहुत ही बढ़िया जो कुछ उनका विचार है, मैं वहां गई हूँ, बार बार गई हूँ। सीता जो हमारी मिथिला की पहचान है, सिर्फ मिथिला की नहीं,
अगर बाहर जाओ थोड़ा सा बड़े इसमें पर्सपेक्टिव में तो बिहार की पहचान है, उससे बाहर जाओ तो भारतीयता की पहचान है सीता। भारतीय नारी के रूप में सीता के विषय में ही लोग सोचते हैं। अब वो एक भारतीय नारी जो मैंने हर भाषण में उसमें भी तुमने सुना होगा कि हम जो महिलाएं हैं वो 20% उच्च वर्ग और संपन्न वर्ग की हैं, 80% साधारण वो महिलाएं हैं जो सब खेत, गाय, ढोर, डंगर और जीवन यापन के साधन से जुड़ी हुई हैं। तो सीता उन दोनों की प्रतीक एक साथ। मेरा यही विचार है और मेरा यही कहना है कि सीता एक समग्र स्त्री है जिसने दुख, पीड़ा और जितना कुछ एक किसी भी स्त्री के साथ हो सकता है, साधारण स्त्री के साथ, वो सब कुछ एक राजा ने उसे गोद में ले लिया तो वो राजकुमारी हो गई। एक उससे भी प्रतापी राजा ने विवाह किया तो वहां की पुत्र वधू हो गई। फिर भी उसका एक सामान्य लड़की की तरह अपहरण हो जाता है और उस अपहरण का परिणाम ऐसा होता है कि उसका फिर महल से निष्कासन हो जाता है। माने बिल्कुल जो किसी भी 80% से लेके 20% की स्त्री के साथ जीवन में एक घटना हो सकती है, वो सारी घटनाएं अकेली सीता के साथ। मेरा ये भी कहना है कि सीता हमारी पहचान इस प्रकार से है कि वो सीत से, जो संजय जी ने भी कहा कि वो सीत से निकली है, हल के खाल के नोक से, और उसको सीत कहा जाता है। उस सीत से निकली इसीलिए वो सीता है। तो वो सीता एक बीज का भी प्रतीक है। गौर कीजिए कि मिथिला एक सरस भूमि है, उस सरस भूमि से एक अनुर्वर भूमि, उस समय पथरीली भूमि की तरफ सीता गई अवध की ओर, और उस पथरीली भूमि में मिथिला का बीज वपन हुआ। वहां से फिर वो पूरा जंगल उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और पहाड़ पठार होते हुए समुद्र लांघ के वो सिंघल द्वीप तक पहुंच जाती है। तो एक बीज की भी यात्रा हम इसको मान सकते हैं कि एक बीज है जो संस्कृति का बीज है, एक बीज है जो आपके जीवन यापन और भोजन का भी बीज है, और उस बीज की यात्रा के रूप में हम सीता को मानते हैं। उससे भी अधिक उसको हम जगत जननी कहते हैं। हमारे यहाँ की वो बेटी है, बहन है। गीत है हमारे यहाँ कि मेरी जो किशोरी जी है, अपना किशोरी जी के टहल बजेबे हम मिथिले में रहबे। मतलब हमारी वो किशोरी है, हमारी बहन है, बेटी है, बुआ है सचमुच, लेकिन जगत जननी भी है वो। तो वो जो जगत जननी है सीता, उस सीता के लिए हम इसलिए गौरवान्वित हैं कि उन्होंने मिथिला वासियों का सिर नहीं झुकने दिया। और मेरी रचना में भी ये बात है कि सीता धरती के अंदर गई या क्या गई, मतलब वो कहीं चली गई, वो अवध लौट के नहीं गई, वो मिथिला में नहीं आई सशरीर, लेकिन एक बीज रूप में वो मिथिला में व्याप्त हो गई। इसीलिए मिथिला के लोगों को सीता का जो भीतरी दर्द है वो आज तक है। अभी तक लोग सीता के दर्द से उबरे नहीं हैं। तो हम सीता को समग्र रूप में और संजय के हर प्रयास का साथ हम इसीलिए देते हैं कि संजय पासवान जी ने जो कुछ भी किया वो सारा कुछ अपने गर्वोन्नत भाव को, स्त्री को सम्मान देने वाले भाव को ऊपर उठाने के लिए किया, क्योंकि पश्चिम की ओर स्त्री को सम्मान नहीं दिया गया, मिथिला में स्त्री का सम्मान है। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। डॉक्टर पासवान, आपने एक बहुत ज़हीन बात कही थी जब आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था कि सीता भूमि से जुड़ी हुई एक स्त्री है जिनको समाज के हर वर्ग ने अपनाया। क्योंकि सामाजिक विमर्श पर आपका बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में आप सीता जी को लेकर के और आपका जो ग्राउंड पे जो मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर के आप कुछ इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, एक तो अभी के संदर्भ में अगर देखेंगे
कि सीता जी खेत में पाई गई। तो ये बड़े मतलब इस ढंग से आप देखेंगे उस ढंग से तो सीता पाई गई। तो वह क्या है, नहीं है, मतलब एक आइडेंटिटी क्राइसिस कहें कि राजा जनक ने, विदेह ने उनको एडॉप्ट किया, या वो उसके बाद से तमाम जो सुखाड़ था वहाँ का, जो अकाल था, खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि एक उनको मैं इस तरह देखता हूँ कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस का एक ये है। अभी के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे हम लोग तो उस कारण से मैं और जुड़ा। एक तो हम सब मिथिलावासी के नाते, और उस मिथिलावासी में वह बच्चा जो कहीं, वह बच्ची जो कहीं खेत में एक राजा को मिलती है और उसके मिलने के बाद से उस राज का सारा संकट दूर हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से मैंने देखा, एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में भी और एक आइडेंटिटी क्राइसिस के रूप में मैं देखता अगर हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वी आर मोर क्लोजर। हर मिथिलावासी उससे जुड़ा हुआ अनुभव करता है, लेकिन मुझे लगा ये जीवारी हम लोग की बनती है। और उस समय के राजा जनक ने जो उनको अंगीकार किया, ये बड़ी बात है। तो ये देखिए, आप सामाजिक जो समरसता का दौर रहा है कि किसी अनजान को भी अपनी ओर रख रख लेना और उसको दर्जा दे देना राजकुमारी का, ये एक बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, जानकी केवल यही कहलाई, ये बहन तो 4 थी, लेकिन जानकी यही कहलाई, वैदेही यही कहलाई। मतलब एडॉप्ट किया, समाज ने एडॉप्ट किया, समाज ने अंगीकार किया, समाज में उसको रचा बसा लिया, वो भी राजा ने किया। इसलिए मैं देखता हूँ कि इस ढंग से कि एक बड़ी बात है जो आज भी, इन दिनों भी ये करने की आवश्यकता है। जब इन दिनों आज भ्रूण हत्या की बात चल रही है, या भ्रूण हत्या केस जहां तहां चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं, और उन दिनों इनको लेकर के एक राजा के द्वारा स्वीकार कर लेना और उस राज में राजकुमारी का दर्जा मिल जाना एक बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि इतिहास में इससे अधिक समरसता का, स्त्री सम्मान का और कोई मिसाल हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि उस आइडेंटिटी क्राइसिस से, और आज का जो व्यक्ति है, जो समूह आइडेंटिटी क्राइसिस में है, जी रहा है, तो उन सबको भी लगना चाहिए, उनको और एग्रेसिव लगना चाहिए। इसलिए हम लोग अगर इसमें एग्रेसिव हैं या आक्रामक हैं, जैसे मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी जाति, मेरा पूरा परिवेश इस चीज को एडॉप्ट किया और हुआ कि साहब सीता हम सब लोगों की पहले है, तो ये बात है। अब सीता सबकी है निश्चित तौर से, ये एक होड़ लगे पूरे मिथिला में, पूरे बिहार में, पूरे इस देश में, एक होड़ मचे कि हमारी है, हमारी है, हमारी है। तो इस दृष्टिकोण से एक जो ओनरशिप है वह होने से निश्चित तौर से कल्याण होगा इस देश का, इस वसुधा का। ठीक कहा हमारी मौसी जी ने, उषा किरण जी ने, कि उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल जगदम्बा का है, वो जगत नंदिनी का है, वह केवल नंदिनी नहीं, जगत नंदिनी भी है वह। इसीलिए ये सौभाग्य हम मिथिलावासियों का रहा है। इसलिए मैं देखता हूँ उसको इस दृष्टिकोण से, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से, कि वह जो आइडेंटिटी क्राइसिस था उसको बिल्कुल एक इतना डिग्निटी मिलना और इस ढंग से करना, और महिला का जो सारा जो होता है, एक महिला जो जो कुछ आज भी जो महिलाओं के सामने जो समस्याएं होती है, जो फेस कर सकती है, वो अपने संपूर्ण जीवन में झेली है। इसे हम ये मानते हैं कि संपूर्ण नारीत्व या जो सीता तत्व है, वो सीता तत्व ही जो है, जो आज का नारीत्व है, वो आज का नारीत्व वुमेन लिबरेशन नहीं है। इसलिए आज का नारीत्व देखना अगर होगा तो सीता के तत्व में देखना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो आज का लिबरेशन मूवमेंट कहें या फेमिनिन मूवमेंट कहें, उन सब से आगे, सुपर एडवांस्ड। और आप जानते हैं कि जो मिथिला की विदुषी परंपरा रही है, उसमें एक से एक महिलाएं हमारी विदुषी होती रही हैं। पढ़ाई लिखाई का और ज्ञान का और बिल्कुल खुलापन रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मिथिला के क्षेत्र में जितनी आजादी है महिलाओं को था, या जिस तरह की विदुषी परंपरा और विद्वान परंपरा एक मिथिला की भूमि में रहा है, तो ये मैं मानता हूं कि एक ज्ञान और प्रज्ञा का जो परंपरा रहा है मिथिलांचल में, वह भी एक प्रतीक है। इसलिए मैं मानता हूं कि सीता अपने आप में कंप्लीट है। और कहा जाए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी एक में देखना अगर हो, पुरुषार्थ शब्द अलग है, लेकिन ये पुरुषार्थ जो अगर एक किसी महिला में सब कुछ अगर विद्यमान अगर है, वो कोई और नहीं, सीता है वह।
इसलिए मुझे लगता है कि सीता तत्व का भी अध्ययन होना चाहिए। और आज जब रामलला की मंदिर प्रतिष्ठापित होने को अब तैयार है, तो मुझे लगता है सीता पे हम सबको और आक्रामक होकर काम करने की जरूरत है कि सीता के लिए मिथिलांचल में भी कुछ बातें हो, और रामलला बिना सीता के अधूरे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि साथ साथ रामलला के साथ साथ किशोरी दाई का भी उन्नयन शुरू हो। अरे विकास क्या होना उनका है कि उनका हम सब लोग सेवा कर सकते हैं, इसलिए किशोरी सेवा हम लोग शुरू करें पूरे देश में, साथ साथ मिथिलांचल के साथ, बिहार के साथ साथ, तो एक बड़ा काम हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि उसमें एक समाज शास्त्र भी सीता में है, एक राजशास्त्र भी है। वो बिल्कुल आप देख लें जो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि सीता में एक पर्यावरण विज्ञान भी रहा है। इसीलिए सीता को हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो उस ढंग से जो सीता तत्व है उसमें कंप्लीट आप कहें कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से हमको स्टडी करना पड़ेगा हमको। इसीलिए सीता के नाम पे यूनिवर्सिटी खुले, संस्थानें खुले, शोध संस्थान हो, बोध संस्थान हो, ये हम लोग प्रयास करें और सीता तत्व की पूरी जानकारी इस देश दुनिया को हो, ये प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। और जिसमें हमारी मौसी जी ने बहुत भूमिका निभाई है, जो उनके लेखन हैं या उनके वाचन हैं, वो काफी हम लोग को भी गाइड करता है। इसलिए हमें लगता है कि सीता तत्व का अध्ययन करना अगर होगा तो बिल्कुल जो मैंने कहा कि उस आइडेंटिटी क्राइसिस से लेकर के और एक एंटिटी के एग्जिस्टेंस और उसमें फिर डिग्निटी का एग्जिस्टेंस, ये सब मामला बनता है जो आजकल समाजशास्त्र से पढ़ाई किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि सीता अपने आप में कई विषयों का सम्मिश्रण हो जाएगा अगर सीता तत्व की ओर हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा। एक सवाल इसके बाद मेरा आपसे पूछने की इच्छा हो रही है मेरी कि आपने जो अपना आख्यान भी दिया महिलाओं को लेकर के और आपकी जो रचनाएं भी हैं उसमें बार बार आपने परंपरागत जो रूढ़ियां चली आई उस पर प्रहार करते हुए आपने कहा कि हमारे यहाँ हुई होंगी एक जमाने में गार्गी, लेकिन बीच में ऐसा काल आया जहाँ पे वो सारी चीजें नष्ट होती गई। आज हम इस परिप्रेक्ष्य में हैं जहाँ पर महिलाएं मुखर होकर अपनी बात आगे रख रही हैं, लेकिन नारीवाद का जो स्वरूप है वो अपने आप में कहीं ना कहीं कल्चरली वो थोड़ा जड़ों से कट चुका है। और हम बार बार ये चीज देखते हैं, स्पेशली मैं अपनी जनरेशन की अगर बात करूं तो हम लोगों को हमेशा से ऐसा ही लगा कि ये जो समाज है और स्पेशली अगर रामायण को हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करते हैं या जिस तरीके से अध्ययन करवाया जाता है, सीता को हमेशा से एक दबी कुचली महिला के रूप में कुछ व्याख्याकारों ने उस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। इस पे आप जरूर प्रकाश डालिए। हाँ, तो ये मैंने जो कहा शुभ रास्ता, तो उसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा समय नारी विज्ञान और नारी के अस्तित्व के लिए अंधकार युग रहा। ये अंधकार युग समाप्त हुआ एक समय में आकर के, और वो समय था जबकि आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तब जब महात्मा गांधी आए बिहार में और चंपारण में, तो उस समय उन्होंने जो अपनी पत्नी के साथ आए थे तो स्त्री और पुरुष की समानता की चर्चा उन्होंने की, इसलिए कि कोई भी आजादी बिना समाज नीति के बिना नहीं हो सकती है। तो सामाजिक सुधार का कार्यक्रम चला, तभी स्त्रियां बिहार के अंदर या मिथिला के अंदर घूंघट से बाहर निकल के आने की चेष्टा करती रही, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं आई। फिर भी अब काफी शिक्षा दीक्षा बढ़ी है और लोगों में चेतना आई है, ये बात है। लेकिन जो बात तुम कर रही, जो खतरा की ओर तुम दे रही हो बात कर रही हो, वो भी सही है, क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा जो ज्ञान वो अधकचरा हो चला है। हम अब गैप हो गया बहुत बड़ा। जैसे हम अपने विषय में जानना छोड़ करके, अपने समाज के विषय में जानना छोड़ करके हम मतलब वृत्ति की ओर दौड़ पड़े हैं। तो वृत्ति की ओर दौड़ने वाला बहुत 5 या 10 क्वेश्चन रट के जाएगा और परीक्षा पास करके, और जो भी उसको जॉब लगना होगा वो लगेगा, तो वो कैसे जानेगा सब कुछ। समाज में अगर जैसे इनकी योजना बहुत अच्छी है, संजय पासवान जी की, उनकी योजना ये है कि सीता तत्व की खोज, सीता तत्व के साथ साथ वो गार्गी मैत्रेयी भी ला रहे हैं, सही बात है,
लेकिन वो सब कुछ लाना चाहिए। लाना इसलिए चाहिए कि कहाँ हमारा गैप हो गया, बीच में खाई कहाँ बढ़ गई। अब सीता तत्व तो ये है कि आप पूर्णतया सीता को जानने की चेष्टा कीजिए। तुम जिस रामायण की चर्चा कर रही हो, रामायण रामचरितमानस है, जो बहु प्रचलित हुआ। रामचरितमानस में जय जय राम राजा राम करके वो समापन है, उसके बाद कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन असली रामायण है वाल्मीकि रामायण, जिस वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था। वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे, और आश्चर्य की बात है कि वाल्मीकि क्या थे? हमारे वाल्मीकि पहले निषाद थे, पहले वो व्याधा थे, ऐसा कहा जाता है। एक व्याधा वो लेखक बनता है, और उसके यहाँ सीता आके रहती है, वही पालन पोषण होता है, और वहां वो आदि कवि हो जाता है। उसके दुख पीड़ा मात्र से ही नहीं, उसके अनेक जो क्रियाकलाप है उनके, उसके माध्यम से वो होता है। वो सीता हम आज ही याद कर रहे थे, उसी सीता ने अपने बच्चों को युद्ध कला सिखाई। उसी सीता ने अपने बच्चे के सिर पर पहले कटहल रख के, फिर कमला नींबू रख के, फिर सेब रख के, फिर नींबू रख के छोटा सा, फिर आंवला रख के तीर चलाना सिखाया। इतनी जांबाजी सिखाई, और वो सिखाने वाली सीता थी। वहां पर कोई नहीं होता, ऋषि मुनि थे वहां सारे। तो इसीलिए सीता जो है वो बिल्कुल हर तरह से उनके साथ है, सभी लोगों के साथ है। वो कोई रोने वाली स्त्री नहीं है। रोने वाली होती तो अपने बच्चों को युद्ध कला कैसे सिखाती? ये आपको याद रखना चाहिए। तो उसी तत्व को आगे लाने के लिए डॉक्टर संजय पासवान कमर कसे हुए हैं। इस सीता को सोच के रोने के लिए और सीता को सोच के लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने के लिए औरतों को प्रेरित नहीं किया जा सकता है। सीता को विचार के, सीता के चरित्र को लेके हम लोगों को ये देखा जाना चाहिए कि हम एक शक्तिमती सीता को आपके सामने लाना चाहते हैं। वो सीता जो आपकी मिथिला की स्त्रियों को और साथ साथ पूरा ग्लोबल स्त्रियों को सशक्त बनाती है। शक्तिमती सीता की चर्चा करनी चाहिए, यही मेरा भी कहना है। कुछ डिस्कनेक्ट हो गया क्या? जी धन्यवाद। नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, हम बने हुए। मैंने म्यूट किया था अपने आप को, इसलिए आवाज नहीं जा रही थी। ओके ठीक है। तो ये मेरा यही कहना है। जी डॉक्टर पासवान, अपना थोड़ा सा इसको समसामयिक विषयों से जोड़ना चाहती हूँ इस पूरे डिस्कशन को। बिहारी जब अस्मिता की आज बात होती है तो सबसे पहली जो छवि बिहार की उभरती है वो एक जातिवादी समाज की छवि उभरती है। और आप बहुत बड़े विमर्शक हैं सामाजिक पक्षों को लेकर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे कुछ जो हमारे सामने रियलिटीज हैं, जो सामाजिक सत्य हैं, उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, इस परिस्थिति में आपके इस मूवमेंट को और सार्वभौमिक किया जा सके, ये मूवमेंट और लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए युवा वर्ग कैसे जुड़ सकता है इस मूवमेंट के साथ? आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, एक तो आप देख लें कि श्री राम का आंदोलन, आप देख लें इस आंदोलन को ये लगभग 80 के दशक में शुरू हुआ, और कुल मिला के इस आंदोलन ने इस देश में बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिवर्तन किया। तो मैं मानता हूं कि राम के आंदोलन में जो बातें निकल करके आई, और जिस ढंग से आज उसी आंदोलन के जो साथी थे, जो लोग बाग थे, आज इस देश के विभिन्न हिस्सों में राजपाट कर रहे हैं। और जो लोग भी है जो उस आंदोलन अभियान के हिस्सा नहीं भी थे, तो उनकी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सब भले उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं रही हो उस तरफ, लेकिन एक सामाजिक प्रतिबद्धता रही उनकी। मेरा मतलब कहने का है कि जो दूसरे पार्टी के लोग भी रहे, वो तो तमाम पार्टी के लोगों की रुचि राम में रही। कोई राम को मंदिरों में देखा, किसी ने राम को अपने जीवन में उतारा, किसी ने राम को पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बनाया। इस ढंग से लोगों ने, इसलिए कोई राम से अछूत अधूरा नहीं है।
और मैं मानता हूं कि 80 के बाद का ये शब्द ये या फिर श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन या राम आंदोलन कह ले आप उसको, तो 80 से लेकर के अभी तक की जो स्थिति है, ये जो कुल मिलाकर के ये 40 साल का जो है ये दौरा, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं, लेकिन अब जो अयोध्या की स्थिति अब है, आप देख लें आप, तो अयोध्या निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद से भी, क्योंकि कोई भी जो कुछ कुछ होता है तो सामाजिक प्रयास भी होता है, राजनीतिक प्रयास भी होता है, कुछ विधिक प्रयास भी होता है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद एक जो अब राम मंदिर का जो एक मुद्दा बना या राम एक सफल किरदार के रूप में उभरे हैं, मुझे लगता है कि अभी वो सीता के लिए बाकी है। और मानता हूं, मैं ऐसे स्पष्ट मानता हूं कि इस सृष्टि में मेरा अपना मानना है कि सृष्टि में कोई पूछे मुझसे कि स्त्री और पुरुष से पहले कौन आया, तो मैं मानता हूं कि सब स्त्री पहले। मैं स्पष्ट मेरी मानता है कि स्त्री शक्ति पहले आई, और हम मानते हैं कि इसके कारण ही सब जो है ये, इसलिए मुझे लगता है कि अगर जब राम में सारी ऊर्जा लगा करके हम लोग अगर 40 साल में एक अच्छे चर्चा में कहें, एक अच्छी ऊंचाई पे ले गया हम सब लोग, क्या हम लोग सीता के अभियान को, सीता के लिए कुछ आंदोलन करके, सीता के लिए कुछ प्रयास करके हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? इस बात की आवश्यकता है। आप गौर करेंगे, जैसे मैं अब गया इस पूरे राम की जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, उसका जब अयोध्या में गया, सरजू जी को देखा, एक बड़ा बदला दिखाई पड़ा, क्योंकि हम सब लोग आस्तिक लोग हैं, कुछ ज्यादा दिखाई पड़ा होगा हम लोग को। लगा ये सरजू बदल गई, ये नगर बदल गया, ये लोग बदल गए, मतलब अजब सा लगा मुझे। वही पहले जाया करते थे तो एक सुनापन था, एक खास के हम मिथिला के लोगों को तो बड़ा ऐसे भी लगता है, अयोध्या जाकर के लगता है कि सब हमारी बहन यहाँ बहुत कष्ट काटी, दुख काटी बेचारी, तो ऐसे। लेकिन इस बार लगा कि मुझे अद्भुत टाइप से एक बदलाव दिखाई पड़ा। मुझे लगता है कि उस ढंग से अगर सीता के लिए भी हम लोग एक संस्थागत प्रयास करें, एक सामूहिक प्रयास करें, एक राजकीय प्रयास हो, एक सामाजिक प्रयास हो, एक राजनीतिक प्रयास हो, तो निश्चित तौर से सीतामढ़ी माली की सीता का मंदिर है, जनकपुर में मंदिर है, लेकिन हमें लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हम सब लोग एक मल्टी यूनिवर्सिटी, एक मेगा यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, एक परम विद्यापीठ हम स्थापित कर सकते हैं, जिसमें एक पूरे सीता तत्व की खोज हो। जैसे सीता तत्व में आप देख लें कि तमाम चीजों का आप है, उसे हमने कई ढंग से सीता को जो SITA है उसकी व्याख्या मैंने की है कि सीता का जो सौ है, ई है, तो है, आ है, मैंने उसकी अलग अलग व्याख्या किया है अपने ढंग से, एक्रोनिम स्टाइल में, जो एक्रोनिम बना कर हमने किया है। तो मतलब ये है कि क्या हम सब ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि अगर ये करें हम लोग, तो जो आधुनिक समस्याएं हैं, जो मॉडर्न प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जिसने कभी अपने इतिहास को, जो इतिहास जानता नहीं है वो इतिहास रच भी नहीं सकता है, इसलिए अपने इतिहास को जानना और इतिहास के यथार्थ को स्वीकारना भी है। तो मैंने कहा ना कि एक खेत में पड़ी बच्ची को उठा के राजमहल में राजकुमारी का दर्जा देना, और आज घर में बच्ची पैदा लेती है उसको बाहर फेंक देना, तो ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट है, और इस ढंग से मुझे लगता है कि उस स्थिति में लाने का प्रयास करना, स्त्री का सम्मान हो, डिग्निटी हो, ऑनर हो। आज ऑनर किलिंग हो रहा है, आप देख रहे हैं। इस तरह से कई बातें, जो कई लैप्सेस है, उसको ठीक ठाक करना अगर होगा, तो मुझे लगता है समाज शास्त्र के जैसे अगर राम ने अगर राजनीतिक शास्त्र के विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया राम के कैरेक्टर में, तो सीता के कैरेक्टर में वह दम है कि सामाजिक विकृतियों को दूर किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अब राम का काम तो हो चला, तो कुल मिलाकर अब सीता पे भी काम करने की जरूरत है, शोध करने की जरूरत है, ताकि हमें बोध हो और समाज में जो व्याप्त अंतर विरोध है, अवरोध है, प्रतिरोध है, गतिरोध है, उसको हम लोग खत्म करने में सफल कामयाब होंगे। अगर सीता का ढंग से अगर प्रेजेंटेशन हो, ढंग से उस पर काम धाम अगर हो, तो हम सामाजिक रूप से जो सामाजिक विकृतियां हैं उस पर हम विजय पा सकते हैं। ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और मैंने अपने जीवन काल में तय किया है कि मैं इस मामले में कुछ न कुछ करना शुरू किया हूं और आगे भी करता रहूंगा, ताकि सीता के तत्व से जो समाज शास्त्रीय जो कुछ समस्याएं हैं दुनिया भर में,
निपटाने का तरीका मुझे लगता है कि सीता के संपूर्ण चरित्र में है। हम तो अपना जीवन अब डेडिकेट ही करने वाले हैं सीता के तत्व की व्याख्या पे, आख्या पे और उनके संस्थानों को इस्टेब्लिश करने में। जैसे सीता का जो एस है वो सेंसिबल भी है, सेंसिटिव भी है। और सीता का जो आई है वो आई इंस्पिरेशन भी है और इनसाइट भी है। और जो टी है वो ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ट्रांजैक्शन भी है। और जो ए है वो असर्शन भी है, आर्गुमेंटेशन भी है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि सीता में जो ये चार ढंग से कहें हम लोग, ये है। और फिर जो सौ, ई, तो, आ चार तत्व है, उसकी मैंने अलग व्याख्या की है। कुल मिला के हम सब लोग अगर लगे अगर तो बात बन सकती है। और जो मूल है अगर, तो मूल को तूल देना पड़ेगा। मूल को तूल नहीं देंगे तो सब सूल जो पैदा हो रहे हैं आप देख ही रहे हैं। इसलिए मूल को तूल देना होगा हम लोगों को। रूट है तो फ्रूट है। हमारी रूट सीता है और उस सीता तत्व को हम लोग को ठीक ठाक करना होगा और उसको ठीक ढंग से समाज में लाने का प्रयास करना होगा। उसके लिए जो भी त्याग तपस्या करना पड़े हम लोग करेंगे। अपने उस मूल से हम लोग कट से गए हैं, उस मूल से हमें पुनः जुटना होगा, जुड़ना होगा, ताकि उस मूल से हम लोग कुछ फूल निकाल सके, उस मूल को हम लोग तूल दे सके, तो हमारा आधार बचा रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो किसी भी पेड़ में जो 5 तत्व होता है ना, मूल है, तना है और फल है, फूल है, बीज है, तो इन सब चीजों को हम लोग देखते अगर हैं तो उन तमाम चीजों की विकसित होगी। जब मूल को ही हम लोग तूल देंगे तभी उससे फल भी निकलेगा, फूल भी होंगे, पत्ते भी होंगे, तना भी होगा। इसलिए आइए हम सब मिल करके, और आपसे ही मैं आग्रह करूंगा, आप भी बिहार की रहने वाली हैं, तो इस तत्व को हम लोग कैसे आगे लेके चलें और कैसे सीता का जो वाजिब हक है उसको मिले। और वाजिब हक क्या हम लोग को मिलना है, हम उनको याद करेंगे तो हमारी खुद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सीता तत्व से जो लोग जुड़ेगा वह सम्मानित होगा, वह आगे बढ़ेगा, वह संस्कारित होगा। इसीलिए हम लोग इस काम को करेंगे, ये तय किया है। और आपको इस बात के लिए बहुत बधाई कि आपने इस इशू को पुनः मुझे छेड़ दिया। मैं तो 10-12 साल से कर रहा था, पहली बार ये नए टेक्निक से आपने जो किया है और इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे ऐसी मुझे उम्मीद और आशा लगती है। इसलिए हम सब लोग मिलजुल करके इस पे कुछ अपना कार्य करें और उसमें आपका योगदान हो, हमारा हम लोग का हो सके। ये इस सृष्टि के लिए, इस भारतवर्ष के लिए और इस भारत प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक अवदान होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उषा, एक प्रश्न मेरे मन में आया जब हम सुन रहे थे आप लोग दोनों को, और ये मुझे इच्छा हो रही है कि ये सेशन चलता ही रहे, इतनी ज्यादा आज ज्ञान की बातें सुनने को मिल रही हैं। एक जो प्रश्न आता है वो ये है कि आपने अपनी रचनाओं में जो आप एक कहानी से कहानी तक जो आपकी कथा जो है, जो ऑडियो माध्यम से यूट्यूब पर भी लोगों को उपलब्ध है, आपकी कहानियों में स्त्रियां बहुत मुखर होकर के एक अन्वेषण या खोज में निकलती हैं और वो उसी अपने अस्तित्व को लेकर के वो सामाजिक अस्तित्व को भी कई बार ढूंढती हुई पाई जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में सीता को लेकर आप आज की जो स्त्रियां हैं या आज का जो युवा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? और आपकी कहानियों के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से ऐसे क्या इंटरवेंशन होने चाहिए जिसमें सीता जी को वो स्थान प्राप्त हो सके जिस स्थान की चर्चा इतने देर से डॉक्टर संजय ने की? हाँ, मेरा जो अपना कहना है या जो लिखा है मैंने, उसमें वही मैंने कहा जो संजय ने जो कहा है, उसमें जो विचार भीतर में है हम लोगों के, यही कि सीता एक सशक्त स्त्री है और सीता ने जीवन का वो सारा दुख भोगा जो कोई भी भोग सकता है। जन्म ही हुआ तो पता नहीं कौन उनके माता पिता थे जिन्होंने खेत में उनको छोड़ दिया और वो चले गए। वो जो चले गए तो बताइए इससे ज्यादा दुख किसी भी बच्चे का क्या हो सकता है कि उसे अगर कोई व्यक्ति नहीं देखता, उसको उठा के गोद में नहीं लेता, तो वो शेर शिकार के हाथ में चल जाती, वो उसके पेट में चली जाती। तो वहीं से उसका दुख शुरू हुआ है।
सीता जब सोचती होगी तो ये विचार जरूर करती होगी कि पता नहीं हम किसकी संतान थे जो इस तरह हमें फेंक के चला गया। ठीक है, बाद में वो जनक के यहाँ बड़ी सुख से रही, राम से विवाह हुआ, बड़ी सुखी रही, कुछ दिनों की बात है। फिर जब उसका अपहरण हुआ तो अकेली सीता रावण के जैसे प्रलोभन देने वाले, वैसा सशक्त, वैसा दबंग आदमी के यहाँ वो चुपचाप पिंजरे में बैठी हुई मैना नहीं थी, उसने उसका प्रतिरोध किया था। तो हमारी जो स्त्रियां हैं वो बिल्कुल सीता तत्व जो कह रहे हैं संजय, वो उनके अंदर इसीलिए है कि उसने प्रतिरोध एक तिनका उठा के लगातार किया। एक तिनके की शक्ति हो सकती है, यही उसने दर्शाने की चेष्टा की। तो वो रावण के महल में रह करके वो हर प्रकार से अपने आप को बचा के वो ले आई। ठीक है कि उनको जीत करके रावण को मार के राम ले आए उनको, लेकिन वो ले आए। उसके बाद रावण ने उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार, राम ने बुरा व्यवहार किया। राम ने उनको उनकी अग्नि परीक्षा ली। राम ने उनकी आस्था को छोड़िए, ईश्वर तत्व को छोड़िए, समाज के तत्व को, जो संजय कह रहे थे कि राम में राजनीतिक तत्व, उन्होंने अपने आप को मर्यादा में बांध के राजनीतिक सशक्तता दिखाई, शक्तिमत्ता दिखाई। और सीता ने समाज में रह के सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया हम लोगों को। तो हमारी जो साहित्य की स्त्रियां हैं उस सब में वो सीता तत्व रहेगा, क्योंकि हमको तो कोई उनमें काटने वाला कुछ लगता नहीं है, कुछ भी उसमें दिखाई नहीं पड़ता है जो सीता ने स्वयं अपने ओढ़ लिया हो। उनको वो उन परिस्थितियों के अंदर डाला गया और उससे वो उबर के निकली, अर्थात एक अग्नि परीक्षा से निकली। तो घर से निकलने के बाद अपने बच्चों को एक राजा की तरह सशक्त बनाया। और तो मेरे साहित्य में लगातार ये रहेगा। और हमारी जो स्त्रियां हैं वो सीता को कनेक्ट करती हैं, सारी स्त्रियां। मगर मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ जो नहीं अभी तक कहा, और यहाँ पर उसकी कोई ना आपने पूछा है ना पूछने की जरूरत है, कि राम का बहुत सारा सोहर और तरह तरह के गीत गाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी गाए जाते हैं। किसी का जन्म होता है तो राम के ही जन्म की का गीत गाया जाता है। बेटियों को दोयम दर्जे का समझा जाता रहा है। तो सीता के का कोई भी हमको सोहर नहीं मिला। हमें कुछ लोगों ने कहा भी भाई सीता जी के नाम का तो कोई सोहर ही नहीं है, कोई गीत ही नहीं है उनके जन्म का। तो हो सकता है कि ये, लेकिन सीता के बहाने किसी स्त्री का नहीं है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ क्या हुआ नहीं पता है, लेकिन आखिर वो मिली, उनका जात कर्म हुआ, सब कुछ हुआ, तब फिर क्यों नहीं उनके नाम का है। तो इस बीच मैंने ये अभियान शुरू किया है कि मैं अपने मैथिली लोकगीत के आधार पर ही लोकगीत सीता के सोहर का लिख रही हूँ, और वहाँ की जो गायिकाएं हैं वो उसको गा रही हैं। तो मैं इस संजय की योजनाओं को सफल करने के लिए एक गीत साहित्य भी दे रही हूँ, ताकि इनकी योजनाओं में वो शामिल हो सके, और जब ये कार्यक्रम करें तो उसमें सीता का सोहर इत्यादि गाया जा सके। तो यही मेरे साहित्य का उद्देश्य है कि मैं सीता को किस तरह से स्थापित करूं अनेक स्त्रियों में, क्योंकि वो एक नहीं थी, वो अनेक थी, और वो बीज की तरह बिखर गई पूरे भारत देश में, और समझिए जो जगत जननी बन गई। ऐसी सीता के लिए तो मैं जितना साहित्य लिख रही हूँ वो उन्हीं को समर्पित है। धन्यवाद। शुभ रास्ता। आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रश्न आप ये सवाल ये आपने सीता जी के सोहर की बात आपने उठाई। मेरा अगला प्रश्न इसी से होने वाला था कि आपने ऑलरेडी प्रयास शुरू कर दिया है रानी झा जी की आवाज में, कैलाश मिश्र जी की आवाज में वो सोहर ऑलरेडी फेसबुक पे बहुत पॉपुलर हो रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर के वो सुनिए, देखिए। मैं एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। आपके ही दिखाए हुए मार्ग पे बहुत सारे युवा हैं जो चलना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। प्रभाकर पांडे जी हैं, भोजपुरी में गाते हैं और भोजपुरी के गीतों की परंपरा के संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान करें। मतलब वो बहुत युवा है, अभी 25-26 साल का लड़का है। उसने अपने कृतित्व को पब्लिक करते हुए कहा है कि जब भी आपके घर में किसी बेटी का जन्म हो
तो वो टैग करके प्रभाकर को बताया और प्रभाकर सोहर लिखकर उस बच्ची के लिए वो गा भी रहा है और इस तरीके से एक मूवमेंट शुरू कर रहा है। बहुत बढ़िया। आप लोग दोनों इस पूरे सीता जी के माध्यम से बिहारी अस्मिता को जो रीडिफाइन करने की कोशिश की है, मुझे लगता है इस मुहिम से कई युवा जुड़ेंगे, हमारे जैसे युवा तो जुड़ेंगे ही, इसके अलावा भी बहुत लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, इतना बहुमूल्य वक्त दिया अपना और इतनी सारी बातें हम लोगों के सामने खोली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, शुभाशीष, आशीर्वाद। जय किशोरी दाई, जय किशोरी दाई, जय जय किशोरी दाई।